ठीक है बेटा, तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन की मेजरेबिलिटी कैसे चेक की जाती है, सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इफ एफ इज एनी फंक्शन, इफ एफ इज एनी फंक्शन ऑफ विच वी हैव टू चेक मेजरेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है कि इसका जो डोमेन है, डोमेन शुड बी अ मेजरेबल सेट, और जो इसकी रेंज होगी, रेंज होती है हमारी एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अगर हमारा डोमेन मेजरेबल है तो फंक्शन मेजरेबल कब होता है, हम एक सेट डिफाइन करते हैं ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा। बेसिक थ्योरम ये, हम एक सेट डिफाइन करते हैं ई एफ ग्रेटर देन अल्फा विच इज कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स ऑफ डोमेन फॉर विच फंक्शनल वैल्यू इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, अगर ये सेट मेजरेबल सेट होता है तो फंक्शन भी मेजरेबल होता है। देखिए फिर हमने एक नेक्स्ट थ्योरम पढ़ी थी कि हम एफ ग्रेटर देन अल्फा कैलकुलेट करें या एफ स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा कैलकुलेट करें या एफ ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा कैलकुलेट करें या ई एफ लेस एन इक्वल टू अल्फा। इन चारों में से कोई भी एक सेट अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंड एनी वन ऑफ दीज सेट इज अ मेजरेबल सेट, देन गिवन फंक्शन शुड बी अ मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 2-3 एग्जाम्पल बताए थे, ये वाला नहीं हुआ था हमारा। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमने क्लास में 3 या 4 एग्जाम्पल कर दिए। ठीक है, देखिए एग्जाम में हो सकता है आपको सेम क्वेश्चन ना मिले मेजरेबल फंक्शन चेक करने के लिए, तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने या ई एफ लेस एन इक्वल टू अल्फा फाइंड करना है या ई एफ ग्रेटर एन इक्वल टू अल्फा या स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, और उस सेट की मेजरेबिलिटी देखनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1/x when x lies between 0 and 1 and fx equal to 5 when x equal to 0 and fx equals to 7 when x equal to 1। ठीक है, देखो f की वैल्यू अल्फा से बड़ी या छोटी देखी जा रही है, इट मींस जो ये f होता है रेंज की वैल्यू होती है। ठीक है, रेंज या कोडोमेन का पॉइंट होता है हमारा fx। तो हमारे पास सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो ये गिवन हमारा फंक्शन है इसमें रेंज क्या क्या है। ठीक है, रेंज यानी कि पूरी सेट ऑफ रियल नंबर है या क्या क्या पॉसिबल है। x इक्वल टू 0 पे तो 5 है, 1 पे 7 है, और x जब 0 से 1 के बीच में है तो 1/x है। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि x 0 के जब x 0 से 1 के बीच में है तो उसकी जो फंक्शनल वैल्यू 1/x है, तो 1/x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। सिर्फ इस केस में आप लोग मुझे इस फंक्शन की रेंज बता सकते हो, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 and 1 देन fx की रेंज क्या होगी। मैम रियल नंबर। बेटा थोड़ा गलत हो, आप अच्छे से देख के बताओ कि पूरा रियल नंबर होगा या ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। मैम पॉजिटिव रियल नंबर। नेगेटिव नहीं होंगे ना, क्योंकि 0 से 1 के बीच की हमारी बात चल रही है। हम लोग आसानी से देख सकते थे कि हमें गिवन था कि x 0 से 1 के बीच में है, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो हमें 1/x पूछा था। तो यहाँ पे से अगर ये इस x को इसको आप दो इनइक्वालिटी में अगर चेंज कर देते हो, इसको अगर आप लिख लेते हो कि x ग्रेटर देन 0 है एंड x लेस देन 1 भी है, तो मुझे 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं जब मैं x से डिवाइड करूंगी तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 लेस देन 1/x, इट मींस 1/x ग्रेटर देन 1। हाँ वैसे पॉजिटिव रियल नंबर भी नहीं आएगा इसमें, 1 to इंफिनिटी आएगा, देखो क्योंकि 1/x है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, और जब मुझे यहाँ पर से 1/x निकालना है तो वैसे ऐसा होता नहीं है। आप लोग तो अपने समझने के लिए सोच सकते हो कि 0 अगर इसके अपॉन में आ जाए और x अगर इसके अपॉन में आए। ठीक है, जैसे यहाँ पे था कि x को मैं डिवाइड कर रही थी तो उसके प्लेस में 1 आ गया। ठीक है, तो वैसे ही 0 से यहाँ डिवाइड करूंगी तो 0 की प्लेस में अगर आप लोग अपने समझने के लिए समझ लेते हो कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/x, या आपको जैसे भी समझना आसान लगता है वो आपकी चॉइस है कि, और यहाँ पे आ जाएगा 1/0। क्योंकि देखो एक ऐसे भी समझ सकते हो कि x/1 इसको कंसिडर कर सकते हो और 0 के अपॉन में 1 कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ये 1 यहाँ चला जाएगा तो 1/x, और ये लेस देन x की जगह पे 1 बचेगा 1/0। ठीक है, एंड 1/0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो हमारे पास आ गया 1/x लेस देन इन्फिनिटी एंड 1/x ग्रेटर देन 1। तो जब हमारा x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो हमारी जो रेंज है, रेंज हमारी आने वाली है 1 to इंफिनिटी।
1 to infinity, ठीक है। और बाकी की जो x इक्वल टू 0 पे 5 है, 5 भी इसके अंदर ही आ जाएगा। x इक्वल टू 1 पे 7 है, 7 भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की जो वैल्यू देखिए, हमें जो ई एफ लेस देन इक्वल टू अल्फा में अल्फा की फॉर और रियल वैल्यूज के लिए चेक करना होता है, ठीक है। अल्फा की निगेटिव वैल्यूज के लिए भी, अल्फा की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, और अल्फा इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो हमें अल्फा की ऑल वैल्यूज के लिए चेक करना है। तो फर्स्ट केस मैंने कंसिडर किया है व्हेन अल्फा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फा जब 0 या 0 से छोटा है, तो एफ की आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं डोमेन की जिसके लिए फंक्शन वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 0 हो। देखो, फंक्शन की वैल्यू 0 भी कभी नहीं बन रही है, क्योंकि इस केस में रेंज बन रही है 1 टू इन्फिनिटी, 0 पे है 5 एंड 1 पे है 7, ठीक है। तो फंक्शन वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, 0 भी कभी नहीं बन रही, तो नेगेटिव तो वो है ही नहीं, साफ साफ हमें दिख रहा है। तो इट मींस एम्प्टी सेट आ जाएगा, बिकॉज फॉर नो वैल्यू ऑफ डोमेन फंक्शन इज नेगेटिव, ठीक है। तो इट मींस इन फर्स्ट केस व्हेन अल्फा लेस देन इक्वल टू 0 हमने कंसीडर किया है, हमारे पास में एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, बिकॉज डोमेन के किसी भी पॉइंट के लिए फंक्शन वैल्यू 0 या 0 से छोटी नहीं है। अगला केस लिया है मैंने जब अल्फा 0 से बड़ा और 5 या 5 से छोटा है। ऐसे केस क्यों लिया है, क्योंकि देखो 1 टू इन्फिनिटी में 5 भी इंक्लूड है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे भी 5 आ रहा है, जबकि ये जो 1 टू इन्फिनिटी है ये ओपन इंटरवल के लिए था, इसमें 1 इंक्लूड भी नहीं था, 0 भी इंक्लूड नहीं था। तो इसीलिए हमें ब्रेक करना पड़ेगा अल्फा की वैल्यू को। अब मैंने 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर लिया है एंड लेस देन इक्वल टू 5 लिया है। तो जब अल्फा की वैल्यू 5 होगी, यानी कि f लेस देन इक्वल टू 5, तो f इक्वल टू 5 तो है 0 पे, तो इट मींस आपका 0 तो आना ही आना है, ठीक है। तो यूनियन में मैंने 0 पहले लिख दिया है। बाकी आपने ये देखना है कि अल्फा की वैल्यू 0 से 5 के बीच में किस किस के लिए आ सकती है, ठीक है। ये मैं इसको इरेज कर लेती हूँ पहले। We have to check when function values lies between 0 and 1/5, ठीक है। 0, तो आपने ये चेक करना है इसमें कि जो फंक्शन वैल्यू है 0 और 5, यानी कि जो फंक्शनल वैल्यू है 5, तो हमें पता चल गया कि 5 तो वो बन रही थी 0 पे। तो फंक्शनल वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 5 कहाँ होगी, आपने ये बताना है मुझे। और आपने मुझे ये बताना है कि अल्फा की वैल्यू 0, ठीक है। 0 तो हम देख लेंगे। तो f की वैल्यू लेस देन 5 कब होगी, सिर्फ हमें पता है कि जो इस केस में जब x हमारा 0 से 1 के बीच में था, तो हमारी जो रेंज है, रेंज 1 टू इन्फिनिटी हमारी आ रही है। तो इसी पे x की जो फर्स्ट केस है 0 से 1 के बीच की, 0 के 1 से बीच की कुछ वैल्यूज के लिए ही फंक्शन वैल्यू लेस देन 5 हो रहा होगा। अब किसके लिए हो रहा होगा, f यानी कि 1/x। 1/x लेस देन 5 कब होगा हमें चेक करना है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 1/x लेस देन 5, तो देखो यहाँ से अगर आप इसको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा व्हेन x ग्रेटर देन 1/5, ठीक है। ग्रेटर देन तो आपको पता चल गया, अब लेस देन भी तो हमें देखना पड़ेगा कि 1/5 से बड़े के लिए फंक्शन वैल्यू हमारे पास 5 या 5 से छोटी आने वाली है। अब लेस देन देखना है, तो लेस देन हम लोग कैसे देखेंगे, फंक्शनल वैल्यू हमारे पास में है फंक्शनल वैल्यू हम ले रहे हैं केस जब 0 और 5 के बीच में हो, ठीक है। 0 एंड 5 के बीच में। मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया हुआ था, 0 एंड 5 के बीच में। अल्फा की वैल्यू 0 से 5 के बीच में, ठीक है। 0 से बड़ी भी हमें देखनी है, तो ठीक है बेटा, हमें ये देखना है यहाँ पे कि 1/x की वैल्यू 0 से छोटी तो कभी होने वाली नहीं है 0 एंड 5 के बीच में। लेट मी थिंक मैंने इसको कैसे सॉल्व किया था। 1/5 आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग भी बता सकते हो, मैंने क्योंकि 2-3 दिन पहले लिख लिया था तो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। 1/5, ठीक है। x मुझे देखना था कि लेस देन 5 के लिए तो हमने देख लिया,
ठीक है बेटा। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आया 1/x, देखो कहाँ पे लिखा मैंने कि x हमारे पास में ग्रेटर होना चाहिए 1/5 से, ठीक है। और हमें पता है कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जब है तब उसकी वैल्यू 1 to infinity जा रही है, ठीक है। तो 1 to infinity के बीच में हमारे पास में 1/5, और जो ये x की जो वैल्यूज है, जो डोमेन की जो वैल्यूज है, ओनली 0 to 1 है, 0 to 1। और एट x इक्वल टू 0 पे तो 5 है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन वैल्यू 7 है, लेकिन डोमेन तो 0 से 1 के बीच का है। तो हमें ये मिला है कि जो फंक्शन वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 के लिए x हमारा बड़ा होना चाहिए 1/5 से। तो 1/5 अगर कहीं यहाँ पे होगा 1/5, तो लेकिन हमारे पास जो डोमेन है वो तो 1/5 to 1 के बीच में है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ से आ गया 1/5 to 1, ये नहीं कि 1/5 to infinity नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि डोमेन तो ओनली हमारे पास में डोमेन जो गिवन क्वेश्चन है। हाँ, सबसे पहले इस क्वेश्चन में कभी भी मैंने आप लोगों को फर्स्ट में यही एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो अभी डिस्कस नहीं किया। किसी भी फंक्शन की मेजरेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि डोमेन मेजरेबल सेट है कि नहीं, ठीक है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या था? इस फंक्शन का डोमेन था क्लोज्ड इंटरवल 0-1 एंड ऑल इंटरवल्स आर ऑलवेज मेजरेबल, ठीक है। तो हमारे पास में क्लोज इंटरवल 0-1 है विच इज अ मेजरेबल सेट, ठीक है। तो अब आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद का काम ये था, एम्प्टी सेट समझना तो टफ नहीं था, सेकंड केस भी टफ नहीं है, क्योंकि डोमेन हमारे पास था 0 से 1 के बीच में, और फंक्शन वैल्यू 5 से छोटी कब आ रही है? जब x हमारा ग्रेटर देन 1/5 है। तो लेस देन 1 होगा, क्योंकि डोमेन के में 1 के बाद के तो पॉइंट्स ही नहीं, ठीक है। तो 1/5 में क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो 1/5 और 1 पे ओपन इंटरवल इसलिए है क्योंकि x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 7 है, ठीक है। तो नेक्स्ट केस हमें देखना है कि अल्फा की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन इक्वल टू 7 कब होगी। तो इसको ऐसे समझ लो कि 1/x लेस देन 7, इसको 5 को रिप्लेस कर देते हैं 7 से। तो हमारे पास आ जाएगा 1/5, ये लेस देन 7 है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ से 1/x लेस देन 7, यानी कि x ग्रेटर देन 1/7 आ जाएगा। अब उसकी लोअर बाउंड देखनी है हमें, मीन्स अपर बाउंड देखनी है। x हमारा ग्रेटर है 1/7 से, तो लेस देन किससे होगा ये देखना है। तो हमारे पास में f जो है, f की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 और 7 के बीच में हम डिस्कस कर रहे थे 5। तो यहाँ पे से हमारे पास आ जाएगा 1/x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5। तो जब यहाँ से हम x निकालेंगे तो हमारे पास आएगा x इज लेस देन 1/5, x इज लेस देन 1/5। तो x जब 1/7 से बड़ा होगा, हमें पता है कि 1/7 इज लेस देन 1/5। जब x 1/7 और 1/5 के बीच में है, तो हमारे पास में ये केस एग्जिस्ट करेगा। और x इक्वल टू 7 पे देखो, हमने लेस एंड इक्वल टू इक्वल का भी साइन है, और x इक्वल टू 7 है एट x इक्वल टू 1 पे, तो यूनियन 1 भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी अल्फा की ऑल रियल वैल्यूज के लिए लिखना होता है, तो लास्ट केस रह गया व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। अल्फा जब 7 से बड़ा है, इसको यहाँ पर से ही देख लो, अल्फा जब 7 से बड़ा है, यानी कि f को ग्रेटर देन 7 ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा कि x हमारे पास लेस देन 1/7 होगा, ठीक है। x लेस देन 1/7 होगा, तो उसकी लोअर बाउंड क्या होगी? 0, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में 0 से 1 के बीच के केस चल रहे थे। क्योंकि आप -∞ टू 1/7 तो नहीं ले सकते, बिकॉज -∞ टू 0 के बीच के पॉइंट्स डोमेन में है ही नहीं। तो हमारे पास आ गया 0 to 1/7। तो ये हमारे पास में आ गया। तो अब मेजरेबिलिटी फंक्शन की चेक करने के लिए राइट हैंड साइड के ऑल सेट्स को हम देखते हैं कि ऑल सेट्स मेजरेबल है कि नहीं। empty sets are always measurable, intervals are always measurable, single element set is always measurable, and the union of two measurable set is also a measurable set. तो it means देखो ये भी measurable set हो गया, union of two measurable set भी measurable, union of two measurable set again measurable, intervals are always measurable. तो it means all sets in right hand side are measurable, ठीक है। तो हमारे पास आ गया यहाँ से कि EF less than equal to alpha is a measurable set, hence the function fx is a measurable function, ठीक है। तो आपके पास में एग्जाम में कोई अलग क्वेश्चन भी आता है, तो आपने EF less than equal to alpha फाइंड करना है। बस ये है कि अल्फा की ऑल रियल वैल्यूज के लिए आपने डिस्कस करना है। पहले देख लेना कि रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, फिर अल्फा को किस किस के बीच में हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा, वो रेंज से ही हमें आइडिया आता है कि अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लें, किसके अकॉर्डिंग डिस्कस करें, वो सब कुछ रेंज से आइडिया आता है। तो अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरेबल फंक्शन पढ़नी है। जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरेबल सेट पढ़ी थी, उसमें लिमिटिंग प्रॉपर्टी थी हमारे पास में
ठीक है, तो हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरेबल फंक्शन में फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ f इज अ मेजरेबल फंक्शन ऑन सेट e। ठीक है, f हमारे पास में मेजरेबल फंक्शन है ऑन सेट e। ऑन सेट e है तो ऑब्वियस है कि e मेजरेबल सेट होगा। ठीक है, ये मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन में ही आ जाता है, भले यहाँ पे मेंशन नहीं भी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि e शुड बी अ मेजरेबल सेट। एंड हमें कंडीशन गिवन है कि E1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ E। ठीक है, जहां पे भी इन सबसेट एंड इक्वल टू का साइन नहीं होता है तो वो प्रॉपर सबसेट की बात चल रही है। E1 इज एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ E इज अ मेजरेबल सेट, देन f इज अ मेजरेबल फंक्शन ऑन E1। तो आपको इसमें क्या प्रूफ करना है, अगर f आपका कोई मेजरेबल फंक्शन दिया हुआ है ऑन सेट E तो और E1 एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ E गिवन है तो हमें ये दिखा एंड इवन इज सबसेट ऑफ E इज अ मेजरेबल सेट। ठीक है, और ये उसका मेजरेबल सबसेट गिवन है तो हमें ये दिखाना है कि f इज अ मेजरेबल फंक्शन ऑन E1। जो फंक्शन f है वो ऑन सेट E1 में भी मेजरेबल होगा। अगर हमारे पास में कोई फंक्शन ऑन सेट E मेजरेबल गिवन है और E1 उसका कोई प्रॉपर सबसेट दिया हुआ है जो मेजरेबल भी है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि f इज ऑल्सो अ मेजरेबल फंक्शन ऑन सेट E1। ठीक है, तो ऑन सेट E1 आपने एप को मेजरेबल दिखाना है ऑन सेट E1। तो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास में किसी भी फंक्शन को किसी सेट में अगर मेजरेबल दिखाना होता है तो हम E1 f स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा या स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा, ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा या लेस एंड इक्वल टू अल्फा फाइंड करते हैं। अगर वो मेजरेबल सेट होता है तो फंक्शन भी मेजरेबल होता है ऑन दैट सेट। ठीक है, तो हम इसमें फाइंड करेंगे E1 f स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा वेयर अल्फा इज एनी रियल वैल्यू। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है मेजरेबल फंक्शन के लिए कि जो सेट में हम ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा ले रहे हैं, ये अल्फा की ऑल रियल वैल्यूज के लिए हमें चेक करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ई, अगर हमारे पास में देखो E1 है, ई का ही सबसेट है। ठीक है, और E1 f ग्रेटर देन अल्फा का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट E1 फॉर विच fx इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा। और E1 E का ही सबसेट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट E फॉर विच fx इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा। और उन एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन अगर हम E1 के साथ में ले लेंगे तो यही चीज आएगी, क्योंकि E1 E का सबसेट चल रहा है तो पहले हम सारे वो एलिमेंट्स निकाल ले रहे हैं जिसके लिए fx ग्रेटर देन अल्फा है, फिर उनका इंटरसेक्शन E1 के साथ में ले लेंगे तो ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे फॉर विच fx ग्रेटर देन अल्फा होगा। ठीक है, तो हमारे पास में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और हमें पता है कि सिंस E इज अ मेजरेबल फंक्शन ऑन सेट E, तो E f स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा इज अ मेजरेबल सेट। ठीक है, and E1 is a measurable set, it is given in the question, and intersection of two measurable set is also a measurable set, so it means E1 f strictly greater than alpha is a measurable set। ठीक है, ये measurable set है तो consequently f is a measurable function on set E1। ठीक है, अगर आप लोग प्रीवियस रिजल्ट्स को याद रखते हैं, वैसे मेजर थ्योरी पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। मेजर थ्योरी जैसे जो भी प्योर मैथमेटिक्स में जो भी पेपर्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, अगर आप लोग सारी छोटी छोटी चीजों को याद रखते हैं तो प्योर मैथ्स बहुत आसान लगती है। लेकिन अगर आप लोग प्रीवियस रिजल्ट्स को याद नहीं रखते हो तो फिर समझना टफ होता है। अदरवाइज प्योर मैथ्स हमारी आसान होती है, बस यही है, लेकिन की पूरी पूरी थ्योरेटिकल होती है। भले ही हम मैथ्स पढ़ रहे होते हैं लेकिन उसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं होती। जैसे अभी न्यूमेरिकल हमने करे तो उसमें फिर भी हल्की फुल्की कैलकुलेशन थी, अदरवाइज हमें जैसे लीनियर अलजेब्रा में फिर भी हमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं, रियल एनालिसिस में भी कुछ कुछ सीरीज सीक्वेंस में मिल जाते हैं। हम मेजर में अगर आप आगे लिबिक इंटीग्रेशन जब आप पढ़ेंगे तो फिर भी थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी हमारे पास में। अब हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ f इज अ मेजरेबल फंक्शन ऑन ईच ऑफ द सेट्स इन अ काउंटेबल कलेक्शन ei। ठीक है, f मेजरेबल फंक्शन दिया हुआ है ऑन ईच ऑफ द सेट्स इन अ काउंटेबल कलेक्शन ei। मेजरेबल फंक्शन है इस काउंटेबल कलेक्शन में, तो इट मींस इट इज क्लियर ईच ei शुड बी अ मेजरेबल सेट। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन। इसमें भले लिखा नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ei ऑफ वैसे लिखा है यहाँ पे ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स। इसमें हमें ये भी दिया है कि जो ये सीक्वेंस दी हुई है डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स की सीक्वेंस दी हुई है। ठीक है, तो इसमें हमें प्रूफ करना है देन प्रूफ दैट f इज मेजरेबल ऑन यूनियन i वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ei। ठीक है, हमें इस काउंटेबल कलेक्शन में फंक्शन मेजरेबल दिया हुआ है, हमें ये दिखाना है कि f इज ऑल्सो मेजरेबल इन काउंटेबल यूनियन ऑफ दीज मेजरेबल सेट्स हमें दिखाना है। ठीक है, तो
ये सीधे आपको पता होना चाहिए कि अगर इस सेट में आपको दिखाना है कि फंक्शन मेजरेबल होना चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए अगर इसको हम कैपिटल ई सपोज कर लें, कैपिटल ई इक्वल्स टू अगर यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ई आई सपोज कर लें, इट मींस वी हैव टू शो ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा इज अ मेजरेबल सेट। ठीक है, जैसे ये अगर हम ये दिखा लेते हैं कि ई एफ ग्रेटर देन अल्फा इज अ मेजरेबल सेट, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन इज ऑल्सो मेजरेबल ऑन काउंटेबल यूनियन। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट ई इक्वल टू काउंटेबल यूनियन ऑफ दिस, लेकिन ये देखो कि डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स दिए हुए, ठीक है, ई इक्वल टू डिसजॉइंट यूनियन ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हमने सपोज कर दिया। तो हमें पता है कि सिंस काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स इज ऑलवेज मेजरेबल। ठीक है, इसमें आप लोग, मैंने डिसजॉइंट मिस करा हुआ है, आप लोग लिख लेना, सिंस काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स इज ऑलवेज मेजरेबल। ठीक है, तो हमारे पास में ई मेजरेबल सेट हो गया, तो इट मींस हमारे पास में हमने जिस फंक्शन, किसी भी फंक्शन को जिस सेट में मेजरेबल दिखाना होता है, फर्स्ट कंडीशन होती है कि उस सेट में मेजरेबल होना चाहिए। तो ई एक मेजरेबल सेट आ गया बिकॉज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज आल्सो अ मेजरेबल सेट हमारे पास में रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ई एक मेजरेबल सेट आ गया, तो नेक्स्ट वी हैव टू शो ई एफ ग्रेटर देन अल्फा इज अ मेजरेबल सेट। ठीक है, तो ई एफ ग्रेटर देन अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमारे पास में ई क्या है, जो ये सेट ई है डिसजॉइंट यूनियन ऑफ दीज ई आईज है। ठीक है, तो हमारे पास में ई एफ ग्रेटर देन अल्फा का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ई फॉर विच एफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा and E is union of these set. E it means E equals to E1 union E2 union E3, ये सब कुछ हमारे पास में चल रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख लें कि, या अगर आप इसको सेपरेट करके लिखो कि जैसे मैं 2-3 को लिख ले रही हूँ, अगर इसको हम लिखें E1 collection of those elements of set E for which F is strictly greater than alpha plus collection of those elements of set E2। यहाँ पे देखो डिसजॉइंट देना क्यों जरूरी था, क्योंकि डिसजॉइंट यूनियन ही मेजरेबल होता है। ठीक है, इसलिए डिसजॉइंट देना जरूरी था। एंड E2 F ग्रेटर देन अल्फा, आप यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हो, यूनियन भी लिख सकते हो, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सेट थ्योरी में प्लस एंड यूनियन रिप्लेसेबल होते हैं। ठीक है, तो आप इसको यूनियन E3 F स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा लिख सकते हैं। इट मींस आप उन सबका यूनियन ले रहे हैं, आप E1 के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन ले रहे हैं जिसके लिए F की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा है, आप E2 के उन एलिमेंट का कलेक्शन ले रहे हैं जिनके लिए फंक्शन वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा है, सेम ऐसे E3। तो फाइनली हमारे पास में वो पूरा का पूरा E आ जाएगा। यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है, ए यूनियन भी होता है कलेक्शन ऑफ those elements of collection of all elements of set A and B। ठीक है, तो हमारे पास में इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, I vary union I varies from 1 to infinity E I F strictly greater than alpha। ठीक है, तो हमारे पास में जो ये सेट है E1 F strictly greater than alpha, दिस इज अ मेजरेबल सेट, दिस इज ऑल्सो अ मेजरेबल सेट, इसके बाद में जो होगा वो भी एक मेजरेबल सेट होगा। और E1 E2 आपस में सारे के सारे डिसजॉइंट हैं, तो जो ये E1 F स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, E2 F स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, लाइकली हमारे पास में जो भी टर्म्स आएंगे ये सारे के सारे भी हमारे मेजरेबल सेट्स हैं, क्योंकि ये तो गिवन है कि F मेजरेबल फंक्शन है ऑन दिस सीक्वेंस। ठीक है, और ये सारे डिसजॉइंट भी होंगे क्योंकि E1 E2 E3 डिसजॉइंट है, तो E1 F स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, E2 F स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, likely E3 F strictly greater than alpha, so on are also measurable sets, are also disjoint measurable sets। ठीक है, and we know this union of disjoint measurable sets is also a measurable set। तो हमारे पास में जो ये राइट हैंड साइड में जो यूनियन आया हुआ है ये एक मेजरेबल सेट आ गया। इट मींस E F strictly greater than alpha is also a measurable set। ठीक है, तो ये मेजरेबल सेट आ गया, तो F हमारा मेजरेबल प्रूफ हो गया ऑन सेट E। ठीक है, बेटा आप लोगों को कोई डाउट्स होते हैं कभी तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट थ्योरम है इफ एफ एंड जी आर मेजरेबल फंक्शंस, एफ एंड जी मेजरेबल फंक्शंस हैं ऑन कॉमन डोमेन ए। कुछ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं मेजरेबल फंक्शन से, अलग अलग फंक्शन, जैसे दो अलग अलग फंक्शंस दिए होते हैं उनकी मेजरेबिलिटी चेक करने में, तो ये वाला रिजल्ट भी वहां पे हमारा काम आता है।
इस वाले रिजल्ट के 2-3 कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। उनमें से जो भी हमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे मेजरेबल फंक्शन में हमें जिस क्वेश्चन में एफ स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा फाइंड करना आसान होगा वहां पे वो फाइंड करेंगे, जहां ग्रेटर देन अल्फा फाइंड करना होगा वो फाइंड करेंगे, जहां लेस देन इक्वल टू अल्फा फाइंड करना आसान होगा वहां लेस देन इक्वल टू अल्फा फाइंड करेंगे, एंड जहां ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा फाइंड करना आसान होगा वहां वो फाइंड करेंगे। तो वैसे ही 2 फंक्शंस जब दिए हुए होते हैं तो अभी बेसिक तो है कि इफ एफ एंड जी आर मेजरेबल फंक्शंस, लेकिन देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये ऑन अ कॉमन डोमेन होना चाहिए। जो ये दोनों फंक्शंस हैं इनका डोमेन शुड बी कॉमन, ठीक है। देन द सेट ए एफ जी, और ये सेट ए एफ जी को डिफाइन कैसे किया गया है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ई फॉर विच एफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन जी इज मेजरेबल। हमें ये दिखा गिवन है कि एफ एंड जी मेजरेबल है on common domain E, and we have to show AFG, which is collection of those elements of set E for which fx is strictly less than gx is a measurable set हमें दिखाना है, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए, इसके प्रूफ के लिए जो हमें गिवन है उसका पहले आपको पता होना चाहिए। एफ आपको मेजरेबल फंक्शन गिवन है ऑन सेट ई, तो इट मींस आपके पास में ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा हो, लेस देन अल्फा, व्हाटएवर जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम यूज करेंगे ये सारे मेजरेबल सेट होंगे। सिमिलरली जी के केस में भी ई जी लेस देन अल्फा हो या ग्रेटर देन अल्फा हो या ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा, लेस देन इक्वल टू अल्फा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहाँ पे जो भी सेट आएगा ये सारे सेट मेजरेबल होंगे, ठीक है। बिकॉज एफ एंड जी बोथ आर मेजरेबल ऑन सेट ई, ठीक है। यहाँ पे भले क्वेश्चन में लिखा नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ई शुड बी अ मेजरेबल सेट, ठीक है। तो उसके आगे हमें इसमें क्या गिवन है, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ के लिए आपको देखो जो गिवन कंडीशन है ना एफ एक्स लेस देन जी एक्स, इसको ही यूज करना है कि इसकी हेल्प से आप कैसे प्रूफ करें कि, क्योंकि हमें कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ई दिखाना है फॉर विच एफ एक्स लेस देन जी एक्स एक मेजरेबल सेट, ठीक है। तो आप लोग बताओ, जैसे एफ एक्स लेस देन जी एक्स हमारे पास में है, एफ एक्स लेस देन जी एक्स, वो भी एफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन जी एक्स गिवन है इस क्वेश्चन में कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन जी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास में जो ये एफ एक्स और जी एक्स की एफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन जी एक्स है, तो हमारे पास में कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनेटली मैनी रेशनल्स एग्जिस्ट करते हैं एंड इनफाइनेटली मैनी इरेशनल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन जी एक्स है, तो इसको अगर एक्स, ठीक है, दोनों का डोमेन कॉमन है हमारा, तो रेंज जरूरी नहीं है कि सेम हो, अलग हो सकती है। तो हमारे पास में एफ एक्स की वैल्यू अगर सपोज करो कि हमारे पास में कोई भी एक रियल नंबर ले लेती हूँ कि एफ एक्स की वैल्यू R1 है एट एक्स पे और जी एक्स की वैल्यू एक्स पे R2 है, तो हमारे पास में ये R1 एंड R2 वो तो गिवन ही है कि स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो हम ये, और हमें पता है कि कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में R1 एंड R2 रेशनल हो या इरेशनल हो, कुछ ना कुछ रियल नंबर हमारे पास में होंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनेटली मैनी रेशनल्स एंड इरेशनल्स, ठीक है। रेशनल्स इरेशनल्स तो हमारे पास में अनकाउंटेबल सेट होता है, तो उनसे ज्यादा बेनिफिट हमें प्रूफ में कभी नहीं मिलता। तो हमें पता है कि R1 एंड R2 डिस्टिंक्ट हैं और इनके बीच में इनफाइनेटली मैनी रेशनल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके बीच का मैं कोई एक रेशनल नंबर R सपोज कर लूंगी, ठीक है। एक रेशनल नंबर मैंने R सपोज किया, अब मैं प्रूफ में आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक कोई R सपोज किया, कोई एक रेशनल नंबर सच दैट कि x belongs to E such that fx is strictly less than R and R is strictly less than G, ठीक है। क्योंकि fx एंड gx दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है और इन दोनों के बीच में इनफाइनेटली मैनी रेशनल्स एग्जिस्ट करेंगे, तो मैंने इन दोनों के बीच का कोई एक रेशनल नंबर R सपोज करा हुआ है, ठीक है। वैसे मैंने ये ज्यादा शॉर्ट कर दिया था, फिर आप लोगों को मुझे पेन से लिखने में ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने ये लाइन पहले होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया था, लेकिन समझाने के लिए मैं पहले इसको बताती हूँ, ठीक है। आप इसको एफ एक्स लेस देन आर को अगर दो इनइक्वालिटी में ब्रेक कर सकते हैं कि एफ एक्स लेस देन आर एंड जी एक्स ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो हमारे पास में अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि हमारे पास में x belongs to E such that fx less than r and x belongs to E such that gx greater than r, क्योंकि हमारे पास में x उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिसके लिए fx r से छोटा हो और gx r से बड़ा हो। तो हमें यहाँ पे देखो, जहाँ पे जैसे और आता है, ये भी आप लोगों को पता होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, यहाँ तक कि प्रोबेबिलिटी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस में जहाँ पे एंड आता है वहाँ मल्टीप्लाई होता है, जहाँ और आता है वहाँ एडिशन होता है या यूनियन होता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में मैंने ये बोला कि जिसके लिए x
हमारे पास में एफ एक्स आर से छोटा हो और जी एक्स आर से बड़ा हो और बोल रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे पास में इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन आर एंड x बिलोंग्स टू ई सच दैट जी एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आर। ठीक है, और एफ एक्स एंड जी एक्स ये दो के तो हमें मेजरेबल सेट दिए हुए हैं। अगर ये दोनों हमारे मेजरेबल फंक्शंस गिवन है, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स मेजरेबल फंक्शंस हैं, तो इसको इन शॉर्ट में ये तो लिख सकती हूँ कि ई एफ स्ट्रिक्टली लेस देन आर, ई एफ स्ट्रिक्टली लेस देन आर। इसी को तो सेट बिल्डर फॉर्म पे ऊपर पे लिखा हुआ है, और इसको हम लिख सकते हैं ई जी ग्रेटर देन आर। ठीक है, एंड एफ एंड जी आर मेजरेबल फंक्शन, सो ई एफ लेस देन आर एंड ई जी ग्रेटर देन आर ऑल्सो मेजरेबल सेट्स। ठीक है, इट मीन्स दिस इज मेजरेबल सेट, दिस इज मेजरेबल सेट, एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज अगेन अ मेजरेबल सेट। ठीक है, इट मीन्स जो हम ये ए आर डिफाइन कर रहे थे, ये एक मेजरेबल सेट हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो अब हमें, लेकिन क्वेश्चन में तो कि ए एफ जी है, और यहाँ पे तो मैंने पर्टिकुलर किसी रेशनल नंबर के लिए लिखा था कि एफ एक्स एंड जी एक्स के बीच में कोई एक रेशनल आर है। तो अगर हमारे पास में सिमिलरली इस कैपिटल ए एफ जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यूनियन ऑफ ए आर वेर आर इज अ रेशनल। ठीक है, जैसे जैसे जो काउंटेबल यूनियन का मीनिंग होता है ना, काउंटेबल यूनियन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, उसको काउंटेबल यूनियन क्यों बोला जाता है? बिकॉज एन वेरीज फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो infinity is the set of natural number which is a countable set। ठीक है, तो काउंटेबल सेट के ऊपर यूनियन कर रहे हैं, इसलिए उसको काउंटेबल यूनियन बोलते हैं। यहाँ पे आर, अब देखिए रेशनल्स तो आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि क्योंकि आर 1/2 1/3 2/3 1/4, वी हैव इनफाइनाइटली मैनी रेशनल्स जिसको हम ऐसे पर्टिकुलर लिस्ट में नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक आर ले लिया, कोई एक जो रेशनल है। यहाँ पे इंटीजर मैं नेचुरल नंबर इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपके पास में फिर कैसा आ जाएगा ना कि एफ एक्स लेस देन एन एंड ग्रेटर देन एन। तो हमारे पास में यहाँ पे जब आप कोई एक नेचुरल नंबर लेंगे, और नेचुरल नंबर तो ठीक है आप इंटीजर भी ले सकते थे, अगर मैं वो चीज बोलूंगी तो फिर आप सोचेंगे कि हम इंटीजर भी ले सकते थे, लेकिन वो फिर एक पर्टिकुलर केस आ जाएगा, वो जनरल केस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम रेशनल ले लेते हैं, तो रेशनल के अंदर हमारे ऑल इंटीजर्स भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, तो हमारे पास में ज्यादा जनरल केस आ गया कि हम यहाँ पे आर ले। ठीक है, तो हमारे पास में हम इसको लिख सकते हैं कि ए एफ जी इज यूनियन ऑफ ऑल दीज सेट्स। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स भले ही ई रेशनल हो, जी एक्स भले ही ई रेशनल हो, लेकिन दो ई रेशनल्स के बीच में भी तो इनफाइनेटली मैनी रेशनल एग्जिस्ट करते ही हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई इरेशनल लेती तो मुझे कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि जब मैं यहाँ पे यूनियन ए आर लिखती वेर आर इज इरेशनल, तो अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स का हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है। काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट तो मेजरेबल होता है, हमें पता है, लेकिन अनकाउंटेबल यूनियन के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया ए एफ जी इक्वल टू यूनियन आर वेरीज फ्रॉम ए आर। तो ये सेम इसी के इक्विवेलेंट होगा जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि x बिलोंग्स टू e सच दैट एफ एक्स लेस देन जी एक्स। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर के लिए बोला था, फिर हमने सारे के सारे केसेस के लिए लिख दिया, एफ एक्स के और जी एक्स के बीच की जितनी भी वैल्यूज है सबके लिए उसका हमने यूनियन ले लिया। इट मीन्स हमारे पास में दो कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स आ जाएगा फॉर विच एफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन जी। ठीक है, और हमारे पास में जो ये ए आर है एक मेजरेबल सेट है, और काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट हमारे पास में मेजरेबल होता है, तो कैपिटल ए एफ जी हमारा एक मेजरेबल सेट हो गया। ठीक है, इस थ्योरम के प्रूफ में अगर कोई आप लोग को डाउट है तो आप लोग पूछ लो। हमने रेशनल क्यों लिया, ये अगर आप लोग सोच रहे हैं तो आप लोग इंटीजर या नेचुरल नंबर भी ले सकते थे, लेकिन वो एक पर्टिकुलर केस होगा, उसमें हो सकता है कि हमारे कुछ एलिमेंट्स छूट जाएं, तो लेकिन अगर हम कोई एक रेशनल नंबर ले लेते हैं तो रेशनल नंबर हमारा जनरल केस है। भले एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू हमारी इरेशनल भी क्यों ना हो, लेकिन इरेशनल्स के बीच में इन्फाइनेटली मैनी रेशनल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी जब मेजरेबल फंक्शन की, तो वहां पे हमने पढ़ा था ई एफ स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा। तो वैसे ही अब लेकिन जब दो फंक्शंस होते हैं, बेसिक डेफिनेशन है कि ए एफ जी एक्स बिलोंग्स टू ई एफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन जी एक्स, फिर इसी के जैसे वहां पे चार इक्विवेलेंट केस थे, वैसे ही इसके भी चार इक्विवेलेंट केस होते हैं।
अगर हमारे पास में एफ एंड जी मेजरेबल फंक्शंस हैं ऑन अ कॉमन डोमेन ई, देन अगर हमारे पास में एक्स बिलोंग्स टू ई, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स हम फाइंड करें, या देखिए यहाँ पे आप लोग देखो 4 केस लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर हमारे पास में एफ लेस देन जी है तो हम तो एफ लेस देन जी बोल रहे हम, या एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स बोल रहे, एफ लेस देन इक्वल टू जी एक्स, तो बात एक ही आ गई। तो हम यहाँ पे ये एफ लेस देन जी में से अगर जी छोटा फंक्शन होगा तो जी लेस देन एफ आ जाएगा, सेम ऐसे जी लेस देन इक्वल टू एफ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ दो ही केस में लिखे तो बात सेम है, हम एफ लेस देन इक्वल टू जी फाइंड करें या एफ लेस देन इक्वल टू जी फाइंड करें, ये दो के दो हमारे पास में मेजरेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, जब हमारे पास में दो फंक्शंस होते हैं तो जो ये सेट है ए एफ जी, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ई फॉर विच एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स। देखो इसका प्रूफ मैंने नहीं लिखा है नीचे पे, सेकंड के लिए भी हिंट लिखी है, इसका प्रूफ तो सेम ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाले को आप कैसे समझेंगे, मैंने खाली हिंट लिखी है क्योंकि इसका प्रूफ भी पहले कहीं ना कहीं स्टेप का मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप ए एफ जी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ई फॉर विच एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स, एंड एक दूसरा सेट A2 डिफाइन कर लिया, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट E फॉर विच GX लेस देन इक्वल टू FX, ठीक है। यहाँ पे है FX लेस देन इक्वल टू GX और यहाँ पर है GX लेस देन इक्वल टू FX। अब अगर आप इन दोनों सेट्स का आपस में इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास में कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट E आएगा फॉर विच FX इक्वल टू GX हो, ठीक है। यहाँ पे FX लेस देन इक्वल टू GX, यहाँ पर है GX लेस देन इक्वल टू FX, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो वैल्यू जाएंगी जिनके लिए fx इक्वल टू gx होगा, ठीक है। तो आप लोग जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, और इस टाइप का ही पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने प्रूफ को रिपीट नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसका प्रूफ काफी आसान था इसलिए, और लेकिन ये पॉइंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए याद होना चाहिए। अगर कोई दो फंक्शंस गिवन है डिफाइंड ऑन अ कॉमन डोमेन, देन ए एफ जी एफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन जी एक्स हो या एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स हो, और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हो, ये सारे के सारे सेट्स मेजरेबल होते हैं, ठीक है। बेटा आज इतना ही करते हैं, आप लोगों ने जिसने अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं किया आप लोग फिल कर लीजिए।